डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्राचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। कक्षा बीए का प्रथम भाग। सेक्शन आपका है एफ। विषय आपका है मूल इतिहास। टॉपिक चल रहा है आपका मौर्य काल। मौर्य काल में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। उसमें जिन दो राजाओं के बारे में पढ़ा है, विशेषकर हमने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बेटे बिंदुसार के बारे में। अब तीसरे हम उसके सम्राट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इन्हें व्याख्यानों में बांटने की दृष्टि से देखूं, तो ये हमारा 8वां व्याख्यान है मौर्य काल के ऊपर। तो सबसे पहले इस पर, जैसा मैं आपको हर व्याख्यान में पृष्ठभूमि का जिक्र करती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हो गया और बिंदुसार के पुत्र की गणना विश्व के महानतम सम्राटों में की जाती है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार H.G. वेल्स के अनुसार इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच में अशोक का नाम प्रकाशमान है और ये आकाश में प्रायः एकाकी तारे की तरह से चमकता है। He is a very significant ruler of his time। आप ये समझ सकते हैं कि अशोक क्यों महान था, कैसे महान था, क्या उसकी खूबियाँ हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बातें समझ में आती चली जाएंगी। अब आता है प्रारंभिक जीवन। अशोक के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में बौद्ध ग्रंथों में कुछ उल्लेख मिलते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं फंसाना चाहूँगी कि कौन सी कहानियाँ मिलती हैं, कैसे कहानियाँ मिलती हैं, क्योंकि धार्मिक जो लिटरेचर होते हैं वो ऐतिहासिक साक्ष्य तो होते हैं, लेकिन उसमें अतिरंजित बातों को बहुत लिख दिया जाता है। लेकिन जो भी हमारे पास सोर्सेज उपलब्ध हैं उनका हमें यूटिलाइजेशन भी करना होता है, उनका उपयोग भी करना होता है। तो यह मैं आपको बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बता रही हूँ कि बिंदुसार के पुत्र का नाम सुसीम था। बाद में चंपा नगरी की एक ब्राह्मण पत्नी सुभद्रांगी से उसके 2 पुत्र हुए, अशोक और विगताशोक। राज्य प्राप्त करने से पूर्व अशोक को प्रांतीय शासक के रूप में कार्य करने का अवसर मिल चुका था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह तक्षशिला और अवंती का उपराजा रह चुका था। अशोक ने अनेक विवाह किए थे। कुछ लोगों ने उसे कामाशोक भी कहा है कि वो बहुत कामासक्ति में और रास रंग में रहता था, अनेक विवाह किए थे। अनेक विवाह के संबंध में जहाँ तक प्रश्न है, तो ये विविध स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि विवाह तो उसने अनेक किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार जब उसके पिता की रुग्णावस्था हुई, बीमार पड़े, तो उस दौरान अशोक और उसके भाइयों में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया था। दीपवंश में अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों के वध का उल्लेख किया गया है। बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार अशोक ने 6 भाइयों की हत्या कर राज्य प्राप्त किया था। अब ये सारा मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ, कौन से लिटरेचर से ले रही हूँ? बौद्ध लिटरेचर से। इसी समय में उसके बाद जो हमारे पास कमेंट्रीज आई अशोक के ऊपर, उसमें मैं डॉक्टर स्मिथ की पुस्तक अशोक को कोट कर रही हूँ।
वो लिखते हैं कि यह संभव है कि अशोक का उत्तराधिकार विवादग्रस्त रहा हो और उसके लिए काफ़ी खून खराबा हुआ हो, किंतु उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष का कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं होता। ये सारी जो घटनाएं हैं, ऐसा उसका हमें कोई स्वतंत्र प्रमाण, जिसे हम ऑब्जेक्टिव सोर्स कह सकें, वो हमें नहीं मिलता। और इतिहास जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करता है। वो जज की भूमिका में खड़ा होता है, वकील की भूमिका में नहीं खड़ा होता। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। इसीलिए महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में उसे चंडाशोक कहा गया है। कहते हैं कि वो खौलते हुए बर्तन में किसी अपराधी को डलवा देता था, खौलते हुए तेल में गिरवा देता था, बहुत भयंकर तरह से बिहेव किया करता था। तो ऐसा हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। लेकिन विद्यार्थियों, जब हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें पूर्वाग्रह से युक्त होकर नहीं करना चाहिए, बायस्ड होकर नहीं करना चाहिए। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ बायस्ड और अतिरंजित हैं, जो उसकी क्रूरता से संबंधित कथाएं हैं। और उसका एक रीज़न मुझे ये दिखाई देता है कि वो ये दिखाना चाहते थे कि जब उस पर बौद्ध धर्म का इफ़ेक्ट पड़ा, और इफ़ेक्ट भी कैसा, चमत्कारिक इफ़ेक्ट पड़ा, चमत्कारिक प्रभाव पड़ा, तो उसे दिखाने के लिए कि कैसे वो कलिंग विजय के बाद एकदम से बुद्ध की शरण में चला गया, धर्म की शरण में चला गया, संघ की शरण में चला गया। उसने अपनी भेरी की जगह से उसने अपनी धर्म भेरी को बजाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उसकी दिखाने के लिए कि किस तरह से बौद्ध धर्म से उसका सारा की सारा रूपांतरण हो गया। इस तरह की बातें उसके प्रारंभिक जीवन से संबंध को जोड़कर लिखी हैं। हो सकता है कि वो क्रूर रहा हो सकता है उसने अनेक विवाह किए हों, लेकिन जिस अतिरंजित तरीके से इन ग्रंथों में हमें अशोक के बारे में विवरण पढ़ने को मिलता है, उससे शायद पूर्णतः सहमत होना संभव नहीं है, जब तक कि हमको अन्य निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं हो जाते। तो ये एक अशोक की बैकग्राउंड है। इसके बाद मैं आपको अशोक की साम्राज्य के बारे में, प्रशासन के बारे में बताऊंगी, और उससे पहले मैं आपको उसकी कलिंग विजय के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से उसने कलिंग विजय की, और जब नरसंहार देखा तो कैसे उसका मन भर गया, और बुद्ध साधु ने आकर उसको दिखाया कि सत्य क्या है, देखो ये जीवन इस तरह से भरा पड़ा हुआ है लाशों से। तो उसने बौद्ध धर्म का अपनाने का कार्य किया। तो कलिंग विजय करेंगे, और कलिंग विजय के बाद उसका प्रशासन, उसके साम्राज्य की चर्चा करेंगे, और उसके बाद धर्म की चर्चा करेंगे कि उसने कैसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उसका धर्म क्या बौद्ध धर्म था, या अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, इस पर आपका एक अलग से भी प्रश्न आ जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज का केवल असाइनमेंट इसी पर है कि अशोक का एक सामान्य परिचय दीजिए।